गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की इस चर्चा में। बीआरबीएल पर आज हमारी बातचीत होगी कि बीआरबीएल में पिछले एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट थे और कहां से कितने क्वेश्चंस बने थे। आपके सीआईबी एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर से शुरू हो रहे हैं दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए। उम्मीद है कि आप सबने इसके लिए तैयारी कर ली होगी। तैयारी का मतलब यह है कि आपने कम से कम अपना इलेक्टिव पेपर चुन लिया होगा, कौन सा इलेक्टिव पेपर आपको लेना है। रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही अपना रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, इसलिए उसको पहले ही रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि आपने तैयारी अपनी कुछ हद तक शुरू कर दी होगी। जो किसी बैचेस में जुड़े हुए हैं हमारे मित्र, उन्होंने तो खैर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। और अगर आप अभी तक किसी बैच में नहीं जुड़े या किसी से कोई गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, तो आप ये सारी चीजें शुरू कर दीजिए, क्योंकि 5 पेपर आपको देने होते हैं सीआईबी में और बहुत लंबा समय आपके लिए बहुत बचा नहीं। 30 नवंबर से आपका पेपर शुरू हो रहा है, तो आपके पास मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो अगस्त लगभग समाप्ति हो चुका है। सितंबर, अक्टूबर और 30 नवंबर है तो नवंबर में मान लेते हैं पूरा पेपर, पूरा टाइम आपके पास है। तो 90 डेज हैं आपके पास। इन 90 दिनों में आपको 5 पेपर तैयार करने हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के अपनी तैयारी करें, क्योंकि आपके पास जो सबसे कम है वो समय है। समय आपके पास काफी कम है, क्योंकि आप बैंक भी देखते हैं, बैंक भी आपको जाना है, जॉब करनी है, जॉब के साथ आपको पढ़ाई करनी है। और सीएआईबी का जो सिलेबस है, उसका जो लेवल है, वो जेआईबी की तुलना में थोड़ा ज्यादा कठिन है। पेपर भी एक आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है यहां पर देने के लिए, एडिशनल पेपर है, तो इसलिए आपको समय रहते तैयारी शुरू करनी होगी। यही रीजन है कि आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके जो लास्ट कंपलसरी पेपर है बीआरबीएल उसमें, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि क्या टॉपिक हमें ठीक से देखना है, कैसे हमें पढ़ना है, आपको आपका अप्रोच कैसे रखना है इस तैयारी में, वो आपको क्लियर पता चल जाए, ताकि कम समय में आप ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए, कम समय में भी आप बहुत बेहतर आउटपुट दे पाए। तो आज हम चर्चा करेंगे बीआरबीएल में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, मॉड्यूल में क्या क्या टॉपिक्स हैं, इन पर हम बातचीत करेंगे। मैं जो भी आज आपसे बातचीत कर रहा हूं, जो आपका जून एग्जामिनेशन हुआ है, 28 जून को पेपर था, क्लियर है। तो 28 जून को जो आपका बीआरबीएल का पेपर था, 28 जून 2025 में जो बीआरबीएल का पेपर था, उसके आधार पर मैं आपसे सारी बातचीत कर रहा हूं, यानी उस आधार पर हम आपसे चर्चा करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस कहां कहां से पूछेगा और कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। मॉड्यूल वाइज बातचीत करेंगे। ये सारा जो आपको मॉड्यूल दिख रहा है, ये वही है जो आपके आईएबीएफ में वहीं से ये लिया गया है। 4 मॉड्यूल आपको मिलने वाले हैं, मॉड्यूल ए, बी, सी और डी। मॉड्यूल डी थोड़ा सा बड़ा है। मॉड्यूल डी में बहुत सारे एक्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आपका मॉड्यूल सी हो गया। मॉड्यूल डी ये पूरा का पूरा मॉड्यूल डी है। तो मॉड्यूल डी ज्यादा है, इसमें अधिनियम ज्यादा है, टॉपिक ज्यादा है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और कई इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाता है और कई सारे टॉपिक्स यहां से पूछे जाते हैं। अब एक एक करके मैं सारे मॉड्यूल पर आपको बताता चलता हूं कहां कहां से क्वेश्चंस बने हुए हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप ये मान के इस सेशन को देख रहे हैं, ये सोच के अगर इस सेशन को देख रहे हैं कि कोई ऐसा होगा जैसे इस मॉड्यूल में 2-3 टॉपिक ही ऐसे होंगे जहां से सारे क्वेश्चन बने, बाकी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनना होगा, ऐसा ही कोई ऐसा मॉड्यूल होगा जिसको पूरा कवर किया गया, कोई ऐसा मॉड्यूल होगा जहां से एक ही 2 टॉपिक से क्वेश्चन बने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपकी ये मानसिकता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां इसी 2 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने, बाकी से नहीं बने होंगे, या मॉड्यूल डी में किसी 4-5 टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने होंगे, बाकी से बहुत कम बने होंगे या नहीं बने होंगे, तो ऐसा नहीं है। आईएबीएफ अब जो भी अपना एग्जामिनेशन पेपर बना रहा है बाबू, उसमें उसका पूरा ये ध्यान रहता है, वो पूरी कोशिश करता है कि हर मॉड्यूल और हर टॉपिक को कवर किया जाए। कम से कम एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे जाएं। इसलिए ये कहना बेईमानी होगा, क्योंकि कई सारे लोग ये बोल देते हैं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए, या यहां से क्वेश्चंस बनते नहीं। ऐसे होते जरूर हैं 1-2 टॉपिक, लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे। तो 90 to 95% टॉपिक ऐसे आपको मिलेंगे सारे ही सब्जेक्ट में जहां से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो जो भी आपका जैसे आपका इंस्टीट्यूट आईएबीएफ है, वो अगर एग्जामिनेशन पेपर बना रहा है, और मैं सबकी बात कर रहा हूं, तो कोशिश यही होता है कि पूरा सिलेबस कवर किया जाए, क्योंकि एग्जाम लेने का पर्पज ही यही है कि आप ठीक से पढ़ के आए। एग्जाम लेने का पर्पज ही यही आपका ज्ञान बढ़ाना। तो वो हम 1-2 टॉपिक से पूछ के बाकी टॉपिक को छोड़कर ऐसा नहीं किया जाता है। इसलिए आपको सारे टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे जरूर हैं जिन पर बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत ही कम है, वो 4-5% से ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं पूरी बात करूं तो इसमें 4-5 टॉपिक आपको ऐसे दिखाई देंगे जहां से क्वेश्चंस नहीं बनते। बाकी आईएबीएफ सारे के सारे टॉपिक को ठीक से कवर करता है। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ज्यादा जरूर हो सकते हैं, किसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे, किसी से कम, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो वो एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ एग्जामिनेशन पेपर सेट किया जाता है, इससे सबसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। मॉड्यूल ए में आते हैं भैया। सबसे पहले जो सबसे पहला मॉड्यूल, वहां से हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। मॉड्यूल ए में आपको कुल 7 यूनिट मिलने वाली हैं, और ये यूनिट अपने आप में बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। मतलब इनमें आपको नंबर ऑफ पेजेस अगर आप बुक से तैयार कर रहे हैं तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वेटेज लगभग लगभग सबका बराबर ही रहता है। जहां पर थोड़े से आपके मॉड्यूल यूनिट्स ज्यादा होती है जिस मॉड्यूल में, अब चूंकि वहां पर यूनिट ही ज्यादा है, अब अगर यहां पर सिर्फ 7 यूनिट है और मॉड्यूल डी में आपको जाके 25 यूनिट मिलेंगी,
बाई 20 यूनिट मिलेंगी, तो वहां पर नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा, इसलिए अपने आप क्वेश्चन वहां पर ज्यादा बन जाता है, इसलिए भी वो पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। खैर, यहां से एक एक करके हम लोग बातचीत करते चलते हैं, कहां से क्वेश्चन बनता है और क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, 7 यूनिट आपको मॉड्यूल ए में मिलने वाला है। मॉड्यूल ए का जो वेटेज होता है वो आराम से 15 से 20% के आसपास का वेटेज होता है। क्लियर है? तो 10 से मोर और लेस, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है, आईएबीएफ के क्वेश्चन बनाने के ऊपर है, लेकिन वो क्वेश्चन सबसे बनाता है। तो आराम से आप कह सकते हैं कि 15% से लेकर 20% के आसपास का वेटेज होता है। एक चीज आपको और बीआरबीएल में याद रखना है, क्योंकि एक तरीके से लीगल पेपर है, आपके चारों पेपर कंपलसरी पेपर में ये लीगल पेपर है, इसमें आपको नंबर ऑफ एक्ट और सेक्शंस देखने होते हैं। मॉड्यूल ए में तो जो ज्यादातर बातें कवर की गई हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई अधिनियम 1934 से, तो ये सारे टॉपिक आपको उन्हीं दो अधिनियमों से कवर करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब हम मॉड्यूल बी में आते हैं तो मॉड्यूल बी में आपको फिर अलग अलग एक्ट पढ़ने को मिलते हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो पीएमएलए एक्ट है, एनआई एक्ट है, फेमा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 है, फिर ये आपका सरफेसी एक्ट से संबंधित है, तीनों टॉपिक आपके सरफेसी एक्ट से संबंधित हैं। फिर यहां पर आपको इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन देखने को मिलेगा, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 है, फिर ये सारे के सारे टॉपिक आपके सरफेसी एक्ट हैं। फिर आप आरडीबी एक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं, तो आपको अलग अलग एक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम मॉड्यूल ए की बात करते हैं तो मॉड्यूल ए में लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक, ये सारे के सारे टॉपिक आपको या तो आरबीआई के अंतर्गत मिल रहे होंगे, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत मिल रहे होंगे, या तो बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के अंतर्गत मिल रहे होंगे। अब क्या क्या सवाल यहां से पूछे गए, तो 15 से 20% के आसपास इसका वेटेज होता है आपके एग्जामिनेशन में। यहां से अच्छा, आपका जो लास्ट ईयर का जो पेपर बना है, मैं जो भी बात कर रहा हूं भैया वो आपके जून एग्जाम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। जो पेपर आपका 28 जून को था, 28 जून 2025 को जो पेपर था, मैं उसके आधार पर आपसे बातचीत कर रहा हूं। यहां से जो बना था पेपर, आपका पेपर कैसा था उसको हम देख लेते हैं। तो पेपर जो आपका बना था वो मॉडरेट लेवल का पेपर था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जरूर कठिन होते हैं, लेकिन हम इसको मॉडरेट लेवल का पेपर कहेंगे। कठिन पेपर नहीं बना था पिछला वाला। कैसे क्वेश्चंस बने थे? लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक, यहां पर जो आपको 7 यूनिट दिखाई दे रही, सातों यूनिट से एक एक दो दो क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो सबसे क्वेश्चंस बने हुए हैं बाबू, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छोड़ दिया गया है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, डिफरेंशिएटेड बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक, यहां पर आपसे जो क्वेश्चन बना था उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, पेमेंट बैंक से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दो क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिले थे। रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बैंक, सेक्शन 35 से क्वेश्चन बना था, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन 35 से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो सारे के सारे टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे दो क्वेश्चन मैंने आपको यहां बताया, इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया था। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से दो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, और इसमें केस स्टडी भी बीआरबीएल में तुलनात्मक रूप से ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा एफएसडीसी से क्वेश्चन पूछा गया था, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चंस मुझे याद है, मैं उन आधार पर आपको बताता चल रहा हूं। तो यहां से सबसे एक एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे गए थे। मर्जर और एक्विजिशन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? तो यहां पर आपको आगे चल के देखने को मिलेगा, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस में मर्जर, एक्विजिशन, ये सारे टॉपिक आप उसके बाद देखते हैं। तो रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, इंस्पेक्शन कैसे होता है, वाइंडिंग अप कैसे होता है, मर्जर एक्विजिशन कैसे होता है, यहां से भी एक क्वेश्चन बना हुआ था। तो हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बने थे। यानी जो मॉड्यूल ए है, इससे मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन बने थे। इसीलिए मैंने कहा कि 15 से 20% के आसपास इसका वेटेज होता है, मोर और लेस। तो मैं फिर से आपको ये बात बता दूं, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि हर मॉड्यूल से खाली 2 ही 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको ये बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। क्लियर है? चीजें उसने ठीक से या तो देखी नहीं है, या तो वो पेपर को समझ नहीं पाया है। बैलेंस्ड पेपर बनाने की कोशिश की जाती है। कोशिश होती है कि हर यूनिट से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएं। तो मॉड्यूल ए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, ये मैंने आपको बता दिया कि मॉड्यूल ए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, थोड़ा सा यहां से क्वेश्चन कम बना था, क्योंकि यूनिट भी बहुत ज्यादा नहीं है यहां पर। अब आते हैं आपके मॉड्यूल बी में। मॉड्यूल बी में आपको यूनिट नंबर 8 से लेकर यूनिट नंबर 14 तक आपको टोटल टॉपिक देखने को मिलता है। 7 यूनिट यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे ना, 2 to 3 क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। ये भी मैं बात आपसे कर रहा हूं जून एग्जामिनेशन 2025 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? जून 2025 के बाद की अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था 2 से 3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट से, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट को रिप्लेस करके आया था। फेमा से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। लॉ रिलेटिंग सिक्योरिटी एंड मॉर्गेज पार्ट 1 पार्ट 2, इन दोनों को मिलाकर 3 क्वेश्चन के आसपास यहां से क्वेश्चन बना हुआ था। क्लियर है? इसके अलावा पीएमएलए एक्ट से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 1 to 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर कहीं पर किसी यार आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है
कि नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएमएलए एक्ट से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। फेमा से क्वेश्चन इस बार खूब बना है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से क्वेश्चन बना हुआ था, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से केस स्टडी भी पूछी गई थी, क्लियर है। यहां से एक केस स्टडी भी बनी हुई थी। इसका कितना वेटेज होगा, अगर हम इस मॉड्यूल की बात करें तो इस मॉड्यूल का वेटेज भी आपको 15 से 20% के आसपास का वेटेज जिसका भी मिलता है, मोर और लेस, थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहां से बना, 2 क्वेश्चन यहां से बना, 3 क्वेश्चन लगभग इन दोनों टॉपिक से मिला के बना, तो 3 2 5 5 3 8 8 क्वेश्चन तो मुझे ही याद है जो यहां से बना था। एक क्वेश्चन पीएमएलए एक्ट से बना था, 9 क्वेश्चन यहां पर हो गए। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट से आपका एक क्वेश्चन बना हुआ था, क्लियर है। तो 9-10 क्वेश्चन तो मुझे क्लियरली याद है कि यहां से पूछा गया था। केस स्टडी भी मैंने आपको बताया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर बना था। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से हर साल क्वेश्चन बनता है। सरफेसी एक्ट से हर साल ठीक ठाक अमाउंट में क्वेश्चन बनता है। सरफेसी अधिनियम को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आपका जो पेपर ये है बीआरबीएल, वो दिसंबर में पेपर पढ़ने वाला है, सबसे लास्ट कंपलसरी पेपर होता है। जहां तक मुझे डेट याद आ रही है 21 दिसंबर को संभवतः आपका ये पेपर है, एक बार चेक कर लीजिएगा, 21 दिसंबर शायद है। तो आपके पास ये सबसे लास्ट में पेपर पड़ रहा है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा समय है। तो मैं आपको अभी तो ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि कोई टॉपिक आप छोड़ दीजिए, कोई यूनिट आप पूरी की पूरी छोड़ दीजिए या कोई मॉड्यूल आप खत्म कर दीजिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सफिशिएंट समय अभी आपके पास है, इसमें आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत आराम से आप पर्याप्त समय दे सकते हैं। इससे टॉपिक्स को मत छोड़िएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सरफेसी एक्ट है 2023 में बीआरबीएल पेपर जुड़ा है, 23 के पहले बीआरबीएल नहीं हुआ करता था। तो सरफेसी एक्ट से हर साल जो है भैया क्वेश्चंस कम से कम 5 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो अगर किसी साल क्वेश्चन थोड़े कम हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, हर साल इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इससे सरफेसी एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपके मॉड्यूल ए से सी के बीच में दिखाई देंगे। लॉ रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज एंड मोड्स ऑफ चार्जेस, पार्ट 1 पार्ट 2, क्रिएशन रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस, ये सब आपको सरफेसी अधिनियम में ही देखने को मिलेगा, क्लियर है। कुछ बातें इसमें कंपनीज एक्ट की भी हैं कि अगर आप चार्ज क्रिएट करोगे तो फिर वो आपको कंपनीज एक्ट में देखने को मिलता है, सेक्शन 77 से लेकर सेक्शन 87 तक आपको वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल पूछे जाते हैं, तो यहां से खूब सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। 15 से 20% का इसका वेटेज रहता है। और इस बार भी हर एक टॉपिक से लगभग 2-2 क्वेश्चन बने, जिनमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बने हैं, लॉ रेटिंग एंड मोड ऑफ चार्जेस से क्वेश्चन ज्यादा बना हुआ है। तो यहां से आपके क्वेश्चंस खूब सारे बनते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन देखिए, पिछले वाले मॉड्यूल से अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन अभी मुझे और याद आ रहा है, ऑडिटर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, और ऑडिटर के ऑडिट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये है आपका मॉड्यूल बी का मामला। अब आते हैं मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी अगर आप यहां पर देख रहे हो तो मॉड्यूल सी में ज्यादा यूनिट्स हैं, इसलिए इसका वेटेज भी थोड़ा सा ज्यादा बनता है। तो 15 से 20% उन दोनों का वेटेज है, यानी अगर 15% भी मान ले तो 30 क्वेश्चन आपके मॉड्यूल ए और बी मिला के पूछे जा सकते हैं। यहां पर आपका इसका जो वेटेज है भैया, ये 20% से लेकर 30%, हाँ 20 to 30% के आसपास इसका वेटेज होता है, ठीक है। मोर और लेस थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट यहां पर बहुत ज्यादा है। जैसे इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन से एक क्वेश्चन बना हुआ है, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन से एक क्वेश्चन पूछा गया। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट से इस बार क्वेश्चन नहीं बना था, लेकिन एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट से किसी एक में पूछा गया था एक क्वेश्चन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आपको पता है इस बार जो है आपका एमएसएमई जो क्लासिफिकेशन उसमें परिवर्तन किया गया है। यहां से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। एडवाइजरी कमेटी क्या होती है, एनबीएमएसएमई क्या है, तो नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई। इसके अलावा आपकी एडवाइजरी कमेटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमएसएमई का क्लासिफिकेशन यहां से क्वेश्चन बनता है। अब बीआरबीएल में आप जब देखेंगे तो जो बड़े एक्ट हैं उनको कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, ताकि आपके लिए वो बल्कि टॉपिक ना बन जाए, बहुत बड़ा टॉपिक ना बन जाए और डीमोरलाइज हो जाए, इतना 100 पेज का एक टॉपिक है, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेसी एक्ट, ये डेफिनेशन अंडर सरफेसी एक्ट, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल एसेट ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सेंट्रल रजिस्ट्री, सेंट्रल रजिस्ट्रार, सेक्शन 20 में आपको सरफेसी अधिनियम में देखने को मिलेगा। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, मिसलेनियस प्रोविजंस। अब ये रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड अदर क्रेडिटर, ये जितने भी आपके टॉपिक हैं, यानी अब देखो यूनिट नंबर 17A से लेके यूनिट नंबर 17H तक, यानी ये यूनिट 17 ही है, ये इसके सब पार्ट है। यानी ये सारे के जो सारे टॉपिक है भैया, ये सब के सब आपके सरफेसी एक्ट के ही टॉपिक हैं, बस बल्कि टॉपिक ना बन जाए इसलिए इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक ही एक्ट को कवर करते हैं और वो सरफेसी अधिनियम है, इसलिए एक ही यूनिट है, बस ये इनके सब पार्ट है। 17 का सब पार्ट ए, सब पार्ट बी, सब पार्ट सी, इस तरीके से है। तो अगर इन सबको हम सरफेसी एक्ट मानेंगे तो यहां अब सरफेसी एक्ट खूब पूछा जाता है। जैसे मैंने
मैंने आपसे कहा, तो हर एक टॉपिक से लगभग एक एक क्वेश्चन बनते हैं, यानी 5 से 8 क्वेश्चन के आसपास आपके सरफेसी एक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते ही हैं हर साल। इससे सरफेसी एक्ट को आपको विधिवत पढ़ना है। फिर आते हैं आपका यूनिट नंबर 18 सब पार्ट ए, द रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट। इसमें इस बार पूछा गया था प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर पूछा गया था क्वेश्चन, चेयरपर्सन पर क्वेश्चन बना हुआ था। सरफेसी एक्ट से भैया हो सकता है आपकी एक केस स्टडी पूछी जाए, यहां से केस स्टडी भी बनती है। अब आते हैं, अगला है आरडीबी एक्ट, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993। अब आप देखेंगे तो आरडीबी एक्ट यूनिट नंबर 18 है, लेकिन उसके कई सारे सब पार्ट है। सब पार्ट ए पीछे हम लोगों ने देखा, सब पार्ट बी, सब पार्ट सी, डी, ई। अब ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक है भैया ये आपके आरडीबी एक्ट हैं। तो हर एक सब यूनिट से, यानी जो इसके सब यूनिट है वहां से एक एक क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, ट्रिब्यूनल, एपिलेट ट्रिब्यूनल के एस्टैब्लिशमेंट, चेयरपर्सन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इन सब पर एक एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये बहुत आराम से आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहां से बनते ही बनते, क्लियर है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका आरडीबी एक्ट से है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, भैया 2 क्वेश्चन यहां से बना था। आईबीसी पर 2 क्वेश्चन इस बार बना हुआ था, 2 बने हुए क्वेश्चन है, क्लियर है। आईबीसी के लिए 2 क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, ये टॉपिक पढ़ के जाएंगे। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट से नहीं क्वेश्चन बना था। लोक अदालत से आपका एक क्वेश्चन बना नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है, एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लॉ ऑफ लिमिटेशन से भैया एक क्वेश्चन बना हुआ था, एक नहीं 2 क्वेश्चन बने थे। लॉ ऑफ लिमिटेशन से 2 क्वेश्चन बने थे। टैक्स लॉ से एक क्वेश्चन आपका बना था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्लियर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, इससे बहुत ज्यादा नहीं बनता। तो अगर आप देखेंगे तो 20-25 क्वेश्चन यहां से बनते ही बनते हैं और बने हैं इस बार, ठीक है। केस स्टडी भी आपके मॉड्यूल सी से पूछा जा सकता है। केस स्टडी आप ये मान के चलें कि 4 से 5 केस स्टडी आपसे पूछा जाता है, ये आपको ध्यान से समझना है भैया। तो ये है आपका मॉड्यूल सी का मामला। मॉड्यूल सी में आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। फेमा अधिनियम यहां पर मैंने आपको बताया, फेमा एक्ट से 2 क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है जितनी बात। ये मॉड्यूल सी है आपका, जहां से ये क्वेश्चंस बने हुए थे। तो मॉड्यूल वाइज सारी चीजें आपको देखते चलना है, यूनिट वाइज आपको सारी चीजें देखते चलना है। अब आते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ यूनिट बहुत ज्यादा है। उस पर आने के पहले मैं मॉड्यूल सी में आपको एक और अच्छी बात बता दूं। मॉड्यूल सी में आपको नंबर ऑफ यूनिट बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक यूनिट की कई सारी सब यूनिट्स यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं। ये तो नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा है, लेकिन एक अच्छी बात है कि यूनिट बहुत छोटी छोटी यूनिट है, 2-2 पेज की, 2.5 पेज की, ऐसे यूनिट है। यानी अगर आप इस किताब को उठा के बैठोगे, जो आपकी रिकमेंडेड बुक जो भी आपके पास है, तो इनमें से अगर आप 2 घंटे भी इत्मीनान से, एकाग्रता से दे दोगे तो 2-3 यूनिट आप आराम से समाप्त कर सकते हो। मॉड्यूल सी में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा और मॉड्यूल डी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। अब मॉड्यूल डी में नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत सारी हैं, इसलिए अगर मैं मॉड्यूल डी की बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे मॉड्यूल ए 15 से 20% आपका कवर कर रहा है, क्लियर है। मॉड्यूल ए 15 से 20% आपका कवर कर रहा है। मॉड्यूल बी भी 15 से 20% कवर कर रहा है। और ये भी जो हम लोगों ने बातचीत की है, ये आपके जून 2025 एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बात की है। तो 30% लगभग वहां से आ रहा है और 30% लगभग यहां से, यानी ये तीनों यूनिट मिला के लगभग 60% के आसपास आपके क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। इसका मतलब है 35% से लेकर 40% के आसपास जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो मॉड्यूल डी से आते हैं। तो मॉड्यूल सी और डी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी लगभग बराबर वेटेज रखते हैं। डी थोड़ा सा ज्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट बहुत ज्यादा यहां पर है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सारे आपको एक यूनिट के सब यूनिट्स दिखाई देंगे, जैसे मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से यूनिट नंबर 25 का ए बी सी डी ई एफ, और ये सारे के सारे आपके किससे संबंधित है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संबंधित है। किससे भैया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड है। तो ये सारी, इसीलिए इसको सब यूनिट में डिवाइड किया गया है। एक तो पहली बात ये आपके जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, एक क्वेश्चन बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं। सेक्शन 124 सेक्शन 125 से आपका शुरू हो जाता है। सेक्शन 124 सेक्शन 125 आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, पहला स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलने हैं, कुल 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। हर एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से इस बार और हर बार एक
एक एक क्वेश्चन बनता है, यानी यहां पर 5 to 6 क्वेश्चन आराम से बनते हैं और बने हैं पिछले साल। ठीक हो गया। बहुत छोटा छोटा सा ये टॉपिक है, अगर आप किताब में देखोगे तो 1.5 पेज का खाली ये टॉपिक है। मतलब अगर आप 2 घंटे इत्मीनान से थोड़ी एकाग्रता से बैठ गए तो आप 2-2.5 घंटे में आराम से पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आराम से समाप्त कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बाकी सब आपके लिए एक एक 2-2 पेज के हैं। अब आते हैं अगली यूनिट पर। अब देखेंगे यूनिट नंबर 26 के कई सारी सब यूनिट ए बी सी। क्यों ये ए बी सी, फिर उसके बाद 27 में आ जाता है ए बी सी। अब ये जो आपका ए बी सी है ये आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है। किससे है भैया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से संबंधित यह है मामला। ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का ये अधिनियम है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन एंड वारंटीज, अनपेड सेलर। यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते बनते पिछले बार भी बने हैं यहां से क्वेश्चंस। तो आप अगर देखोगे जो 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहां तक बन जाते हैं बहुत आराम से। अब आप यहां पर देख रहे होंगे यूनिट नंबर 27 की कई सारी सब यूनिट है, क्योंकि यहां से आपका शुरू हो जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से इस बार भी सवाल पूछा गया। माइनर पार्टनर पर एक क्वेश्चन बना हुआ था कि माइनर अगर पार्टनर बनेगा तो क्या क्या उसमें चाहिए, क्योंकि माइनर पार्टनर बन नहीं सकता, माइनर खाली बेनिफिट में एडमिट हो सकता है। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज पर क्वेश्चन बना हुआ है, मुझे एक याद आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज पर एक क्वेश्चन बना था। तो सारे के सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान से समझते चलना है। ठीक है जी। अब आते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पर। तो आपका 27A से लेके 27EF तक ये सारे के सारे इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 69 में डिफाइन किया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये सारे के सारे आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के टॉपिक हैं और हर एक टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से आपके आराम से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं और बने रहे। इस बार भी 2-3 क्वेश्चन यहां से बने हुए थे। अब आते हैं आपके अगली यूनिट की तरफ। ये पूरी की पूरी जो आगे की यूनिट है ये सारी की सारी आपकी कंपनीज एक्ट से संबंधित है। यूनिट नंबर 28A से लेके 20G तक ये सारे के सारे आपके कंपनीज एक्ट से संबंधित है। बस इनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। तो जैसे कि आपका डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, एमओए, एओए, डॉक्ट्रिन में 3 डॉक्ट्रिन आप पढ़ते, अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंबरशिप ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस से भैया इस बार 2 क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। डायरेक्टर से इस बार एक क्वेश्चन बना, विमेन डायरेक्टर पर पूछा गया था क्वेश्चन। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956 दोनों इसमें कवर किए गए हैं, कुछ बातें दोनों से हैं। क्लियर है? तो यहां से कंपनीज एक्ट से आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 5 to 6 क्वेश्चन बनते हैं। इस बार 3 तो मैंने आपको बता दिया जो मुझे याद है। प्रोस्पेक्टस से 2 क्वेश्चन बना था, डायरेक्टर्स में विमेन डायरेक्टर से क्वेश्चन बना था, एमओए से भी शायद एमओए एओए से किसी से क्वेश्चन बना हुआ था आपका। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, अब ये अलग अधिनियम है, यहां से आपका इस बार एक क्वेश्चन बना हुआ था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन इस बार बने हुए थे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट अधिनियम, इसको आपको पढ़ना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में टाइप्स ऑफ मॉर्गेज है। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज आप मॉड्यूल बी में भी पढ़ते हैं। यहां पर टाइप्स ऑफ मॉर्गेज से लगभग सारे मॉर्गेज से क्वेश्चन पूछा गया था। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से भी बने हुए हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से ही संबंधित ये दोनों टॉपिक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन और ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ये दोनों राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से ही संबंधित हैं। दोनों से 3 से 4 क्वेश्चन बने थे। आईटी एक्ट से आपका एक क्वेश्चन बना हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से एक भी क्वेश्चन बना नहीं था इस बार। तो ये सारे आपके ऐसे क्वेश्चन हैं भैया जो पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहां से सारे के सारे कवर किए जा रहे हैं। अब हो सकता है इस पर्टिकुलर, जैसे मान लेते हैं हम कंपनीज एक्ट देखते हैं, हो सकता है कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन एंड फीचर से एक भी क्वेश्चन ना बने, लेकिन बाकी सारे टॉपिक भी कंपनीज एक्ट के ही हैं, इसलिए पूरे कंपनीज एक्ट से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। इस बार भी आपके ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं बाबू। तो ये आपका मामला है जो पूछा गया, यहां से क्वेश्चन खूब सारे आपके बनते हैं। ठीक है? तो आपको मैंने सारे मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, इन सबसे मैंने क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से बता दिए हैं। बहुत आराम से आपको देखना है। मॉड्यूल ए से जो क्वेश्चन बने थे वो आपके इजी टू मॉडरेट को, सब सारा जो है इजी टू मॉडरेट ही बना था। मॉड्यूल ए से लेके मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बना था। लगभग 10-12% के आसपास टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन रहते हैं 10-12-15% के आसपास, लेकिन पेपर लास्ट टाइम का बहुत ज्यादा कठिन नहीं बना था। बीआरबीएल को पढ़ते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये लीगल पेपर इसलिए इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन हो सकती है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पिछली बार तो 1-2 केस मतलब केस लॉज भी पूछे गए थे, जैसे मोहरी बेबी का
केस पूछा गया था, लास्ट वाले एग्जामिनेशन में मोहरी बीबी का केस आया हुआ था, लेकिन ऐसा अमूमन बहुत कम होता है। पहली चीज ये, आपको बहुत ज्यादा केस लॉस पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं, तो हर केस लॉ मत पढ़ने बैठ जाइएगा, क्योंकि वो आपके लिए कठिन हो जाएगा और वो पूछा भी नहीं जाता है। दूसरी चीज ये है कि आपका क्या नाम है, जैसे सरफेसी एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए केस पूछा गया था, ठीक है, तो उसमें आप मारदिया केमिकल्स वाला केस आप रखते हैं, मारदिया केमिकल से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी सरफेसी एक्ट से संबंधित है। इस तरीके से एक दो केस पूछे गए थे। सेक्शंस आपको नहीं याद करना है, सेक्शन नहीं पूछे जाते हैं। सेक्शन अगर क्वेश्चन बनाएगा फिर तो बामुश्किल 1 से 2 क्वेश्चन बना सकता है। जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, सेक्शन 143A क्या कहता है, तो एनआई एक्ट आप यहां पर देखोगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से आपका एक क्वेश्चन बना था, सेक्शन 134A, सेक्शन 134A से आपका एक क्वेश्चन बनाओ, कहां चला गया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ना, सेक्शन 143A एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से सेक्शन 35 क्वेश्चन एक सेक्शन पूछा गया, तो बस एक ही 2 सेक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी बहुत रेयर। तो सेक्शंस आपको नहीं याद करने हैं, ये बात आपको याद रखना है। केस लॉज आपको नहीं याद करना है। वैसे पिछली बार एक केस लॉ पूछ लिया गया था, मोहिरी बीबी और मारदिया केमिकल्स पर भी क्वेश्चन बना था, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, पूछा नहीं जाता है। तो आपको केस लॉज और सेक्शन से याद नहीं रखने हैं, याद नहीं करने की आवश्यकता, सेक्शन से बहुत रेयर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे के सारे आपके भैया मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल ए से लेके मॉड्यूल बी तक मैंने आपको बता दिया। सब जून एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है, कितना इनका वेटेज होगा, कहां कहां से कितने क्वेश्चंस बने थे। मॉड्यूल ए पर हमारी बात हुई, मॉड्यूल बी पर हमारी बात हुई है, मॉड्यूल सी में यूनिट थोड़ी सी ज्यादा, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। मॉड्यूल डी में आपके बहुत सारे यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, तो ज्यादातर यूनिट्स जो हैं वो उसी एक्ट के सब यूनिट्स हैं जिनको आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये सब कुछ इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। पेपर इस बार जो बना हुआ था वो इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट क्वेश्चन ज्यादा थे, टफ पेपर बिल्कुल भी नहीं था। मैं टफ पेपर नहीं कहूंगा। अब आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो पेपर आपके लिए कठिन हो जाएगा, पढ़ के जाएंगे तो पेपर आराम से आपका निकल जाता है। इस बार जो हमारा पीडब्ल्यू का रिजल्ट रहा है, बीआरबीएल में जो एवरेज मार्क्स रहे हैं वो 65 to 70 के बीच में रहा है। बहुत अच्छे 86 नंबर तक बीआरबीएल में नंबर आए, आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स इसमें आपके आ जाते हैं। आप हमारी गाइडेंस में अगर आना चाहते हैं तो आपके लिए अब मैं कुछ बैचेस आपको बता देता हूं। हमारे पास आपके लिए महापैक है। महापैक आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे ही आप महापैक को सब्सक्राइब करते हैं, कोई भी महापैक आपको 3 वैलिडिटी में महापैक मिले, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ, आप कोई भी एक महापैक सब्सक्राइब करते हैं, आपको जितने भी हमारे रनिंग बैचेस हैं उन सबका एक्सेस मिल जाता है। तो 20 से ज्यादा बैचेस का एक्सेस तो आपको तुरंत मिल जाता है। इसके अलावा आपके महापैक की जब तक वैलिडिटी होगी तब तक हम जितने भी पेड बैचेस लाएंगे उन सबका एक्सेस, उन सबका लाइव एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको इलेक्टिव पेपर की क्लासेस परचेज नहीं करनी पड़ती हैं, अलग से इलेक्टिव पेपर की क्लासेस आपको इसी में ऐड मिलती हैं, आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इसमें एडिशनल मॉक टेस्ट वगैरह की भी सुविधा मिलती है। फाउंडेशन बैच की बात करें तो फाउंडेशन 2.2 बैच आपके लिए आ चुका है, क्लियर है। एक एमसीक्यू नया बैच हम आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप महापैक लेते हैं तो एमसीक्यू बैच आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीआईबी फाउंडेशन बैच है, अगर आप में से किसी का सिंगल एक पेपर रुका हुआ है, कंपलसरी पेपर में से सिर्फ आप एक पेपर ही देना बचा हुआ है आपका, किसी वजह से वो रुक गया था, नहीं क्लियर हो पाया था, तो आप सिंगल पेपर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। महापैक लेने की देखिए ये एक अच्छी बात होती है कि अगर आपका कोई एक पेपर रुक गया किसी वजह से, तो आपको बाद में सिंगल पेपर खरीदना पड़ेगा उसकी तैयारी करने के लिए। अगर आपके पास महापैक है तो वो आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन सबका एक्सेस आपको पूरी वैलिडिटी तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहता है। अगर हम इलेक्टिव पेपर की बात करें तो हम ये 4 इलेक्टिव पेपर आपको उपलब्ध करा रहे हैं, एचआरएम, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। अगर आप महापैक लेते हैं तो इनमें से जो भी आप इलेक्टिव पेपर लेंगे आपको वो अलग से परचेस नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बाकी बैचेस के साथ आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, महापैक के साथ नहीं। प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप इसको अलग से परचेस करना चाहिए, ऐसे इलेक्टिव पेपर रुका है तो भी आप इसको अलग से परचेस कर सकते हैं, महापैक में आपको एडेड मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मैं सीआईबी में आपके 2 पेपर डील करता हूं, एक तो बीआरबीएल जो आपका 4th कंपलसरी पेपर है, और एक आपका इलेक्टिव पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इनमें कुछ भी आपको पूछना हो, कोई सवाल है, पेपर का पैटर्न है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप, डेडिकेटेड एक टेलीग्राम ग्रुप है आपके लिए, आप उससे जुड़ जाइए। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो बिना आप समय गवाए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए, अपने पेपर की तैयारी करिए और सारे पेपर एक बार में आराम से क्लियर हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर आप अभी भी कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका शुरू हो, रजिस्ट्रेशन तुरंत करिएगा। मैं बाकी और बातों के साथ आपके साथ आगे लगातार इसी चैनल के माध्यम से जुड़ता रहूंगा।
आपके लिए अभी हम जो है MCQ सीरीज लाने वाले हैं यूट्यूब पर भी, उसकी सूचना मैं इसी चैनल से आपको देता रहूंगा। और अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज आपके लिए चला रहे हैं यूट्यूब पर, सारे ही सब्जेक्ट पर, क्लियर है, इसी ऑफिशियल चैनल पर। तो आज के लिए फिर इतनी बात रखते हैं, मिलते हैं और नए सेशन में और बहुत इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कशन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।